तो नमस्कार दोस्तों। आज अपना जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है। पिछला जो हमने चैप्टर किया था वो था अपना एनिमल पैरासाइट का, और जो अपना ये चैप्टर है फिशरी का है, मत्स्य पालन का है। तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी मछलियाँ। पहली बात तो उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मछलियाँ होती कैसी कैसी है, मछलियों के टाइप किस प्रकार से होते हैं, किसकी फार्मिंग की जाती है, किसकी फार्मिंग नहीं की जाती। तो अपने इस चैप्टर को भी स्टार मार्क कर लेंगे, क्योंकि हर चैप्टर से एक ना एक सवाल तो आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चैप्टर से कोई सवाल ना आए। तो इसी चैप्टर के साथ अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपने चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है अपने मछली पालन, चैप्टर नंबर है 14। ठीक है, चैप्टर नंबर क्या है 14, और क्या है नाम डाल लो, राजस्थान में पालने व खाने योग्य मछलियाँ। चैप्टर का नाम क्या है, द एडिबल एंड द कल्चरेबल फिशेज ऑफ द राजस्थान। राजस्थान में पालने वाली मछलियों की बात कर रहे हैं, और मछलियाँ भी बहुत सी होती हैं, लेकिन अपने इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि राजस्थान की ओनली 4। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कि मछलियों की सामान्य विशेषता क्या होती है, कि अपने किसको बोलेंगे भी ये मछली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनका वर्गीकरण कैसे, वो मछलियाँ कैसे आती है। अपने कोई भी इंसेक्ट पड़ा है कुछ भी, तो उनको सबसे पहले पड़ा है वो कौन से फाइलम के अंदर आती है, कौन से संघ के अंदर आती है। तो कौन से संघ के अंदर आती है, कोर्डेटा संघ के अंदर आती है। तो सबसे पहली बात किसके अंदर आएगी, कोर्डेटा। कोर्डेटा किसको बोलते हैं, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। कोर्डेटा कौन सी होती है, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, तो कोर्डेटा के अंदर आती है, फाइलम कोर्डेटा। एंड उपसंघ, उपसंघ उसका क्या है, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा यानी सब फाइलम है उसका वर्टिब्रेटा के वर्ग के स्पीसीज के अंदर आती है। स्पीसीज जिसके अंदर मछलियाँ आती है सारी की सारी, स्पीसीज वर्ग के अंदर। तो किसके अंदर, कॉर्डेटा के वर्टिब्रेटा के स्पीसीज के अंदर आती है। ये क्या करती है, तापमान इसके लिए क्या होना चाहिए, कैसी नेचर की होनी चाहिए, ये कैसी होती है, मछलियाँ असमतापी होती है। कैसी होती है, असमतापी, या ठंडे खून वाली होती है। क्या याद रखोगे, ठंडे खून वाली। यानी कि ये क्या कर सकती हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकती। लेकिन अपन ने गर्म खून वाला पढ़ा था, कौन था, पिस्सू था। कौन था, पिस्सू था। पिस्सू क्या करता था, वार्म ब्लडेड था। वो क्या कर सकता था, खून अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल सकता था। तो ये क्या कर सकते हैं, मछलियाँ क्या होती है, ठंडे की या कोल्ड ब्लडेड। क्या होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है, या कहूँ ठंडे की। या फिर अपने बात करें क्या, पोकिलिथो, ये क्या करें, कोई किलोथर्मिक होती है। क्या होती है, कोई किलोथर्मिक होती है, यानी कि असमतापी। उसका तापमान है वो क्या रहता है, वो अपने तापमान को समान नहीं कर सकती। ठीक है, बदल नहीं सकती वो। तो पहली बात तो कैसा होता है, असमतापी होती है, ठंडे खून वाली होती है। इसमें जो रेस्पिरेशन है, श्वसन होता है, वो कैसा होता है, वो जल में घुलनशील ऑक्सीजन के द्वारा होता है। यानी जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, सांस के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में ले लेते हैं। श्वसन की क्रिया के लिए करती है, और गलफड़े क्या, भेफड़े, गिल्स, ब्लोम, इनका यूज करती है। एंड द रेस्पिरेशन यूटिलाइज द डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज करती है इन द प्रेजेंस इन वाटर, वाटर के अंदर जो प्रेजेंट होता है। एंड द ब्रीथिंग विच इज द carried and through the specialized respiratory organs called gills। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है स्पेशल मछली के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। फिर क्या है, वर्ल्ड में कितनी है, 50,000 से भी ज़्यादा जाति इसकी पाई जाती हैं मछलियों की, जिसकी अपने खेती करते हैं। फिर टाइप किस प्रकार से हो सकती है, दो तरीके की हो सकती है। कैसी, या तो खारे पानी वाली मरीन फिशेज, ठीक है, या सॉल्ट वाटर फिशेज, या फिर क्या कह सकते हैं मीठे पानी की या अलवणीय, इसे क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज। तो कितने तरीके की, दो तरीके की होगी, एक तो सॉल्ट वाटर वाली होगी, एक फ्रेश वाटर वाली होगी। क्या बात आई समझ में, सॉल्ट को क्या बोलते हैं, लवणीय, इसको क्या बोलते हैं, अलवणीय। अरे क्या बात आई समझ में, किस तरीके की मछलियाँ होगी, दो तरीके की, लवणीय अलवणीय। ये तो मरीन फिश होगी, या सॉल्टेड वाटर फिश कह दो, या फ्रेश वाटर फिश कह दो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मत्स्य पालन, प्रजनन, उसके अंदर प्रजनन, रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। चलो देखते हैं। प्रजनन काल, उसमें टाइम पीरियड कब होता है जब, ठीक है, उसे बोलते हैं स्वानिंग सीजन। स्वानिंग सीजन क्या होता है, मछलियों में अंडे देने के समय क्या होता है, मानसून के पश्चात आता है। क्या होता है, जब मानसून निकल जाता है उसके बाद में क्या आएगा, इसके अंदर अंडे देने का समय आएगा। तो पहली बात तो कब देता है, मानसून के बाद।
और इस समय सरकार मछली पकड़ने पर क्या लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें मछलियों की संख्या को क्या करना है, बढ़ाना है। फिर क्योंकि मछली लगभग 1000 की संख्या में अंडे देती है, तो एक मछली कितने अंडे देती है, याद रखना भाई, लगभग 1000 की संख्या में अंडे देती है। तो पहली बात तो क्या याद रखना है, क्या मानसून के बाद में अंडे देने का काम करती है। इस टाइम क्या कर देती है, गवर्नमेंट बैन लगा देती है। और एक मछली कितने अंडे देती है, 1000 के लगभग अंडे दे देती है। मत्स्य पालन या एक्वा कल्चर या पिसी कल्चर बोलते हैं इसे, पिसी कल्चर भी बोलते हैं या फिशरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3-4 नाम है, अच्छे से याद करना। एक्वा कल्चर मतलब पानी में रहे, एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। वाटर के अंदर जो भी चीज़ कल्चर की जाती है उसे एक्वा कल्चर बोलते हैं। कल्चर मीन्स पालना। और पिसी कल्चर का मतलब है पानी, यानी पिसीज की स्पीसीज के जितने भी रिलेटेड हैं उनका पालन करना, उनका कल्चर करना पिसी कल्चर हो गया। और फिशरी हो गया फिशेस को पालना। क्या कह रहा है, मत्स्य पालन या मछली की खेती का मतलब एक तालाब में मछलियों को वाणिज्यिक कमर्शियल रूप से या खाद्य फूड हेतु पालने को ही क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं या फिर पिसीकल्चर कहते हैं। क्या पिसीकल्चर की डेफिनेशन समझ में आई? क्या कह रहा है कि किसी भी मछली की खेती का मतलब क्या है कि एक तालाब के अंदर, एक तालाब में मछली को कैसे कमर्शियल, वाणिज्यिक यानी बेचने के लिए या खाने के लिए उपयोग में पाला जाए, तो क्या है। तो पिसी कल्चर की इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। फिश क्या कह रहा है, फिश फार्मिंग और पिसी फार्मिंग रेफर्स टू द कमर्शियल रियरिंग एंड द ब्रीडिंग ऑफ फिश इन आर्टिफिशियल पॉन्ड एंड द टैंक फॉर द फूड एंड इकोनॉमिक पर्पज। क्या कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल पॉन्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल रियरिंग या कमर्शियल ब्रीडिंग कर रहे हैं उसकी, फॉर फिश फॉर आर्टिफिशियल पॉन्ड एंड टोंग, या तो पॉन्ड के अंदर या टैंक के अंदर, एंड फूड फॉर फूड एंड इकोनॉमिक पर्पज, या तो फूड के लिए कर रहे हैं या इकोनॉमिक पर्पज के लिए अपने कर रहे हैं। हैचरीज किसे बोलते हैं, देखो हैचरी बोलते हैं जिस तरीके से जीन बैंक होता है वैसे ही। क्या कह रहे हैं, कृत्रिम रूप से मछलियों के अंडों से बच्चे प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, या स्थान को बीज बैंक या हैचरी कहते हैं। क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल रूप से बच्चों से क्या करना है, अपने को अंडों से क्या करना है, मछलियों को बनाना है आर्टिफिशियल रूप से। तो कृत्रिम रूप से मछलियों को अंडे से बच्चे प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, हैचरी। और ऐसे स्थान को क्या कहेंगे, हैचरी कहेंगे। या स्थान को बीज बैंक या हैचरी कहते हैं। या तो इस प्रोसेस को, और इस प्रोसेस जहाँ भी होती है उसे हैचरी कहते हैं। क्या कह रहा है, द स्पेशलाइजेशन यूनिट और आर्टिफिशियल सेटअप्स डिजाइन फॉर द हैचिंग फिश एग को क्या करना, हैच करना, टू द प्रोड्यूस यंग फिन, टू प्रोड्यूस यंग फिन, यानी कि जो नई मछलियां हैं उनको बनाने के लिए, ठीक है, फिंगरलिंग एंड सीडलिंग फॉर द आर नोन एज द हैचरीज। क्या कह रहे हैं, हैचरी क्या है, एक ऐसा स्पेशलाइज्ड यूनिट है और आर्टिफिशियल सेटअप है, यानी कृत्रिम को ऐसा एक माहौल बनाया गया है, एक जगह बनाई गई है जिसके अंदर क्या हो सकता है, डिजाइन फॉर हैचिंग, अंडे देने के लिए, फिश एग टू प्रोड्यूस, फिश एग होते हैं, मछली क्या करती है, अंडे देती है वहाँ पे स्पेशल, और वहाँ पे प्रोड्यूस होता है यंग फिंगरलिंग, यानी कि जो छोटा मछली का जो बच्चा होता है वो क्या होता है, वहाँ पे बड़ा होता है। और सीडलिंग, कुछ सीडलिंग हो सकती है, आर नोन एज द, यानी कि ये कह रहा है एक अपन ने पॉन्ड बना दिया ऐसा तालाब, ये या फिर इतनी सी जगह बनाई और ये बड़ा तालाब है, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जिस मछली को अंडे देने होंगे उसको कहाँ लाया जाएगा, इधर लेके आएंगे, यानी सितंबर या मानसून के बाद में सारी मछलियों को इधर ले आएंगे इसके अंदर। जब वो अंडे दे देगी, ठीक है, इधर सारे अंडे दे दिए, इनको वापस से उधर निकाल देंगे। अब इन अंडों को यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे, अंडों से क्या फूट के मछली बनेगी, उस मछलियों को से हम बेचना है तो बेच देंगे, खाना है तो खा लोगे उसको बना तना के, जैसे भी जो भी चीज़ है, तो इसे बोलते हैं हैचरी। इसको क्या बोलते हैं, हैचरी। हैचरी का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे अंडों से बच्चे बनाए जाते हैं मछली के, उसे बोलते हैं हैचरीज, और वहाँ पे उस पर काम किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ अपने के पोषण में आर्थिक न्यूट्रिशन इकोनॉमिक कैसी होती है इनकी, यानी कि ये काम किस प्रकार से आती है, काम आती है। तो देखो सबसे पहले किसका सोर्स है, सबसे पहला बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, किसका है, प्रोटीन का, याद रखना, प्रोटीन का सोर्स।
मछली के मांस से प्राप्त प्रोटीन का पाचन अवशोषण वनस्पति प्लांट से प्राप्त किए हुए की तुलना में आसानी से करता है। यानी कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि अपने जितना भी प्रोटीन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में पेट में क्या लगता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है। लेकिन जो मछली से प्राप्त प्रोटीन होता है उसमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस प्रोटीन को पहले ही मछली ने डाइजेस्ट किया होता है। तुम तो उसको लपेट रहे होते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, विटामिन स्रोत। मछली के तेल में विटामिन ए व डी पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन ए एंड डी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। तो पहली बात तो क्या है, प्रोटीन के लिए। दूसरा क्या है, विटामिन ए एंड डी के लिए क्या करते हैं अपने, मछली को खाया जा सकता है। मछली को खाया जा सकता है। अपन तो नहीं खाते, क्या पता जो भी खाते हैं लोग क्या कर सकते हैं, वो इसी वजह से खाते होंगे, और तो वही जाने। अपने को तो जी यही पता है कि अपने क्या कर सकते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है और कैसी होती है, पचाने वाली होती है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती, और विटामिन ए एंड डी मिल सकता है। अरे तो नालायकों, विटामिन ए और डी तो और किसी से भी मिल सकता है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे खा लो। चलो भाई अपने आगे चलते हैं। क्या इतनी बात आई समझ में। पालन की विधियाँ भी, मछली को पाला किस प्रकार से जाएगा, मछली को पाला किस प्रकार से जाए, द कल्चरिंग टेक्निक्स। चलो देखते हैं। सबसे पहले बोलते हैं पॉलीकल्चर। क्या बोलते हैं, पॉलीकल्चर या मिश्रित पालन। मिश्रित पालन क्या कह रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार की आदतों प्रजातियों का संगत या मछलियों को एक साथ ही तालाब में पाला जाता है। यानी कि बहुत सारी मछलियों को एक साथ पाल देना क्या है, पॉलीकल्चर है। फिर है मोनोकल्चर। इसमें एक तालाब में केवल एक ही जाति मिलेगी, को पाला जाता है मोनोकल्चर। यानी कि पॉलीकल्चर का मतलब एक ही तालाब में बहुत सारी मछलियां। क्या तालाब कितना है, एक। क्या है, तालाब एक है और ब्रीड क्या है, बहुत सारी। तो इसे क्या बोलोगे, पॉलीकल्चर। और कहोगे तालाब की बार क्या है, एक है, और उसमें मछली कितनी है, एक स्पीसीज है, तो उसे क्या बोलोगे, मोनोकल्चर। अरे क्या समझ में आई भाई। फिर कह रहा है एक लिंग मत्स्य पालन, ये मोनोसेक्स कल्चर भी किया जा सकता है कई बार। इसमें क्या करता है, तालाब में केवल एक नर मछली को या केवल मादा मछली को ही पाला जाता है, जिसे अधिक उपज ली जा सके। अब क्या किया जा सकता है कि अपने क्या कर सकते हैं, मोनोसेक्स कल्चर कर सकते हैं। मोनोसेक्स कल्चर का मतलब किसी एक पार्टिकुलर सेक्स को ही अपने क्या करेंगे, उसके अंदर ग्रो करेंगे, उसमें कल्चर करेंगे पार्टिकुलर लिंग को। यानी कि या तो क्या हो सकता है, वो मेल हो सकता है, या वो क्या हो सकता है, हाँ जी, फीमेल हो सकता है। एक पॉन्ड लिया हमने, उसके अंदर क्या होगा, एक में हमने कर लिया मेल का कल्चर कर लिया, एक में हमने क्या कर लिया जी, फीमेल का कल्चर कर लिया। मेल को मानो क्या कर लिया, एज ए फूड के लिए रेयर कर रहे हैं, और फीमेल को किस तरीके से पाल रहे हैं, मान लो अपने एग प्रोड्यूस करने के लिए पाल रहे हैं, अंडे देने के लिए पाल रहे हैं। अभी आगे जो जनरेशन है वो बढ़ती रहे और अपने इसको बेच भी सके, और साथ के साथ में खाया पिया भी जा सके, और इससे आगे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सके। तो दोनों को अलग अलग पालना, अलग अलग पॉन्ड में पालना, इसे क्या कहते हैं, मोनोसेक्स कल्चर। अरे क्या इतनी बात आई समझ में। द रियरिंग इधर एक्सक्लूसिवली मेल और एक्सक्लूसिवली फीमेल ऑफ द सिंगल स्पीसीज टू ऑप्टिमाइज द ग्रोथ रेट एंड इल्ड। ग्रोथ रेट और इल्ड को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग पाला जा सकता है। क्या इतनी बात आई समझ में। तीन तरीके के कल्चर हो गए, पॉलीकल्चर हो गया, मोनोकल्चर हो गया, और मोनोसेक्स कल्चर हो गया। पॉलीकल्चर का मतलब क्या है, एक तालाब होगा, बहुत सारी स्पीसीज होगी। मोनोकल्चर के अंदर क्या होगा, एक स्पीसीज होगी, एक तालाब होगा। मोनोसेक्स कल्चर के अंदर क्या होगा, एक तालाब में सिर्फ एक ही पार्टिकुलर सेक्स होगा, जैसे या मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों बिल्कुल भी नहीं होंगे। राजस्थान में पालने वाली मछलियाँ, ठीक है, अब इनका नाम याद रख लो, कौन कौन सी पढ़नी है अपने को। सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण से रोहू, कतला, कलबासू, मृगाल, ठीक है, महाशीरा मछलियाँ पाला जा सकते हैं, और मीठे पानी में भी अलग अलग होती है।
क्या कह रहा है, जो कि मीठे पानी की मछलियां हैं, इनको मीठे पानी चाहिए, खारा पानी नहीं चाहिए, खारा डालोगे निपट जाएंगी, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो भाई मछलियों के नाम याद रख लो, रोहू, कतला, कलबासु, मृगाल, महाशीरा। ठीक है, कितनी होगी भाई, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई, इतना सिंपल चैप्टर है, इतना सिंपल चैप्टर है, कोई चैप्टर है बायो में? है? अरे इतना सिंपल कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। चलो, सबसे पहले अपनी मछली महाराज आ जाती है रोहू। क्या नाम है इसका? रोहू। और इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? लेबिया रोहिटा। क्या हो गया? रोहिता कह दो या रोहिटा कह दो, इसका नाम क्या है? लेबिया रोहिटा, रोहिता। हिंदी में ता कह दो और इंग्लिश में टा कह दो, एक ही बात है, दोनों ता कह दो टा कह दो सेम है। क्या नाम है कतला का? वो कतला क्या, रोहू का? लेबिया रोहिटा, लेबिया रोहिटा। मछली देखो इस तरीके की, आगे क्या होती है? आईज होती है, हेड होता है, पर पेज होते हैं, पर पेज नहीं होते, फिन्स होते हैं इसके, ये स्केल्स होते हैं, पीछे कॉडल फिन्स होते हैं इसके, इधर गिल्स होते हैं इसके, इधर सोर्जी फीदर्स होते हैं, और इधर एनल फिन्स होते हैं। देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, इधर क्या है? नेत्र है, सिर है, धड़ है, पृष्ठ पंख है, यानी कि इसका डोर्सल फीदर है, ये सल्क है इसके, ठीक है, स्केल्स है। इधर क्या है? पुच्छ या पंख है, यानी कॉडल, ये कॉडल फीदर है। और इधर क्या है? गिल्स है, इधर श्रोणी, श्रोणी को क्या बोलते हैं? ये सोजी फीदर है। और गुदा, एनल फीदर है इसमें। तो सीधी सी बात, चित्र वित्र तो आप बना लोगे, बुक में देख के बना लेना, जिसको जितना बढ़िया बनाया जा रहा है वो बनाते रहो, ठीक है, जिससे जैसा बनाया जाए बढ़िया बनाना। डायग्राम, डायग्राम के ही नंबर मिलेंगे आपको कॉपी के अंदर। तो पहली बात तो अपने को याद रखनी है, लेबिया रोहिटा, रोहू का लेबिया रोहिटा। फिर चलते हैं इसकी क्या क्या खासियत है, क्या क्या खासियत है अपने को वो पढ़ना है। क्या क्या खासियत है भाई, सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कह रहा है? शारीरिक आकार, आकार कैसा होता है इसका? नौकाकार होता है जी। कैसा होता है? नौकाकार या स्ट्रीमलाइन होता है, यानी कि इसमें क्या होती है? इस तरीके की स्ट्रीमलाइन होती है। अभी देखा था ना रे, अभी इसके अंदर बनी हुई थी, हाँ, इस तरीके की थी क्या मसला है? हाँ भाई, ऐसा कुछ ही था क्या? इधर पीछे भी था ना इसमें तो पंख। ये क्या था? मछली थी, और इस मछली में क्या था? स्ट्रिंग लाइनें बनी हुई थी। इसमें क्या थी? इस तरीके से नौका आकार की लाइनें थी, इस तरीके की। तो क्या बात आई समझ में? ठीक है। और जो कि जिससे कि जल में तैरने में क्या मिलती है? आसानी मिलती है। तो पहली बात तो क्या है? नौकाकार है, कैसा? स्ट्रीम लाइन बोट शेप होती है। कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड बोट शेप्ड होती है, यानी कि शरीर कैसा होता है? नौकाकार होता है। अरे रट लो रे, रट लो इसको। पहली बात क्या है? रोहू की, रोहू की सबसे पहली बात है कि ये कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, नौकाकार होती है, बोट शेप्ड होती है, बोट की शेप जैसी होती है। फिर दूसरी क्या है? इसका अंतः कंकाल क्या होता है? यह मीठे पानी की, रे जल्दी से याद करो, फ्रेश वाटर की मछली है। कैसी है? फ्रेश वाटर की मछली है। फिर दूसरी बात करें, क्या इसका अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन क्या होता है? एक तो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बाहर का स्केलेटन, बाहर का कंकाल। एक होता है एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है अंदर का कंकाल। अंदर का कंकाल क्या होता है? एस्थीय होता है, एस्थीय, एस्थीय मतलब बोनी। इसके अंदर क्या होती है? हड्डियां होती हैं, हड्डियों का बना होता है। अरे क्या याद करोगे कि इसका इंटरनल या एंडोस्केलेटन कैसा होता है? बोनी टाइप का होता है। बोनी बोले तो बोन, हड्डियां, जिसके अंदर क्या होती है? हड्डियां होती है। इसका पूरा शरीर कैसा होता है? शल्की होता है। कैसा होता है? शल्की होता है। इस तरीके से इसके ऊपर क्या रहते हैं? शल्क बने रहते हैं। और क्या रहता है? परंतु इसके सिर वाले भाग पर शलक अनुपस्थित होते हैं। अरे इधर इसकी खोपड़ी में क्या होते हैं भाई? शलक नहीं होते। पूरी बॉडी पे क्या रहते हैं? शल्क मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई? शल्क मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं। रट्टा मारते रहो साथ के साथ में। कैसा होता है? बोट शेप्ड का होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, नौकाकार होता है, मीठे पानी की मछली है। कैसी है भाई? मीठे पानी की मछली है।
इसका एंडोस्केलेटन कैसा है? इसका एंडोस्केलेटन है बोनी शेप का होता है। इसमें क्या होती है? बोन होती है। इसमें क्या होती है? बोन होती है। बोन बोले तो हड्डियां होती है, और हड्डियां होने की वजह से इसका क्या होता है? सिर पर सलक नहीं होते, बाकी पूरी बॉडी पे क्या मिलते हैं? शल्क मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं। इतनी बात अगर याद हुई है तो अपने चलते हैं रेस्पिरेशन, बेचारी सांस कैसे ले पाती है। सांस का अपन ने बताया था, इसके दोनों तरफ क्या मिलते हैं? गलफड़े मिलते हैं। ये क्या है? गलफड़े है भाई, कुछ गलत मत समझ लेना, ठीक है? ध्यान से थोड़ा, बाय मिस्टेक कुछ गलत चीजें नहीं समझनी। देखो ढंग से देखो, गलफड़े क्या है? गिल्स है। पाए जाते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। तो भाई इसमें क्या मिलते हैं? गलफड़े मिलते हैं, यानी कि गिल्स मिलते हैं। फिर अपने आ जाओ नेक्स्ट। और सबसे पहले ऊपर बात करें तो ऊपर सबसे ऊपर क्या था भाई? कैसी होती है? नौकाकार होती है, बोट शेप की होती है। और ये जो मछली होती है कैसे होती है? मीठे पानी की होती है। और इसके अंदर कैसा होता है? एंडोस्केलेटन क्या होता है? बोनी होता है, हड्डियों का होता है। और हड्डियों का होने के साथ साथ में इसमें सल्क पाए जाते हैं पूरी बॉडी पे। कहाँ नहीं होते? खोपड़ी के ऊपर नहीं होते, मुंह के ऊपर नहीं होते। इसमें श्वसन कैसा होता है? दो गलफड़े होते हैं इसमें। उनसे क्या करता है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करता है? वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब कर लेता है। फिर फिन्स, पंख इसमें कैसे होते हैं? इसके शरीर पर तैरने वाले पंख होते हैं और संतुलित बनाए रखते हैं पंख। और जो युग्मित, पेयर्ड, एकल या अनपेयर्ड प्रकार के हो सकते हैं। जो क्या हो सकते हैं? पेयर्ड भी हो सकते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, यानी कुछ छोटे बड़े भी हो सकते हैं भाई। क्या आई नहीं आई बात समझ में? तो पहली बात, पंख कैसे हो सकते हैं? इसका पंख क्या करते हैं? तैरने के काम आते हैं और संतुलन बनाने के काम आते हैं। और पंख क्या होते हैं? पाए जाते हैं ऐसे। और यो कह सकते हैं युग्मित और एकल हो सकते हैं। या तो वो क्या हो सकते हैं? पेयर्ड हो सकते हैं, या फिर वो एकल हो सकते हैं। यानी कि या तो क्या हो सकते हैं? बिल्कुल दोनों सेम के सेम मिलेंगे, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं? अलग अलग भी हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। रंग रूप बेचारे का कैसा होता है? इसकी पीठ वाला रंग क्या होता है? काला होता है और हरा हो सकता है, पीठ का रंग। जबकि पेट वाला रंग क्या होता है? सुनहरे भूरे रंग की होती है। अरे भाई, भूरा भी हो गया और सुनहरा भी हो गया। तो ध्यान रखो, ऊपर से कैसी दिखती है? ऊपर से दिखती है अपने को काली या फिर हरी, लेकिन सामने से कैसे दिखती है भाई? जबकि पेट की साइड से कैसे दिखती है? सुनहरी भूरी दिखाई देती है। फिर इसकी आंखें कैसी होती है? अरे इसकी आंखें, इस आंखों पर क्या मिलती हैं? पलकें मिलती हैं, आई लीड्स मिलती है। क्या मिलती है? आई लीड्स मिलती है। तो यानी कि ये भी क्या करती है? आई लैशेस लगाती होगी, क्या पता। आंखों पे जब पलकें मिलती है तो ये क्या करती है? आई लीड्स नहीं पाई जाती। अरे वाह, क्या सवाल है! नहीं पाई जाती रे, अपन ने उल्टा पढ़ लिया था। इसकी आंखों पर क्या होती है? पलकें नहीं होती। कह रहा आई लैक आई लीड्स विच इज द कॉमन एडेप्टेशन इज मोस्ट फिशेज। क्या होती है? बहुत सी मछलियों में क्या होती है? आई लीड्स नहीं मिलेगी रे अपने को। क्या बात आई नहीं समझ में? सबसे पहले ऊपर बात करें कैसी थी? बोट शेप की थी, स्ट्रीमलाइन थी। फिर अपने नेक्स्ट बात करें वो कैसी थी बेचारी? मीठे पानी की थी। एंडोस्केलेटन कैसा था उसका? हड्डियों का था। और एंडोस्केलेटन के बाद में उसमें क्या था भाई? शल्क उपस्थित थे पूरी बॉडी में, लेकिन कहाँ नहीं थे? उसकी खोपड़ी के अंदर क्या नहीं थे भाई? सल्क उपस्थित नहीं थे। फिर अपन ने बात किया रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं? अरे नालायक, के अंदर दो गलफड़े मिलते हैं। क्या मिलते हैं रे? दो गलफड़े मिलते हैं। और गलफड़ों से क्या करता है? श्वसन कर लेता है। और श्वसन करने के बाद में जल में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या कर लेता है? शरीर में ले लेता है रे। पंख कैसे होते हैं रे नालायक के? पंख क्या करते हैं? इसको संतुलन बनाने का काम करते हैं, और संतुलन बनाने के बाद में क्या करते हैं? वो तैरने का भी काम कर देते हैं। कैसे हो सकते हैं? पेयर्ड भी हो सकते हैं और नॉन पेयर्ड भी हो सकते हैं, या अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, या तो संयुग्मित हो सकते हैं, या फिर एकल हो सकते हैं। अरे भाई आगे, रंग कैसा होता है भाई? ऊपर से देखने पे कैसा हो सकता है? काला हो सकता है, हरा हो सकता है। लेकिन इसको पेट की साइड से देखने पे कैसा होता है? सुनहरा भूरा कलर होता है। फिर इसकी आंखों की बात करें तो आंखों के अंदर क्या होती है? आईलिड्स नहीं मिलती इनके, यानी पलकें नहीं मिलती। नहीं तो बेचारी ये क्या करती? श्रृंगार करने चली जाती, बोली मैं तो बिकूंगी नहीं, पहले तैयार होके आऊंगी। तैयार होने में टाइम लगा देती। फिर इसकी एज वेज क्या होती है? चलो देखते हैं। अरे क्या कह रहा है? जनन में वृद्धि, यानी 1 वर्ष की आयु में इसका क्या हो जाता है? वजन लगभग कितना हो जाता है? 675 ग्राम हो जाता है। अरे इंपॉर्टेंट याद कर लेना कि पूछ लिया जाए
कि रोहू मछली के अंदर एक साल में या फिर उसका जो एक साल में वेटेज कितना हो जाता है, 675 ग्राम की हो जाती है भाई। और 3 साल में कितनी हो जाती है भाई, 4.5 किलो की हो जाती है। कितनी हो जाती है, 4.5 किलो की हो जाती है। यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। कम से कम 3 साल तो देने पड़ेंगे भाई। 675 ग्राम की मछली को अगर बेचोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, तो इसको 3 साल पालना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, लंबाई में वृद्धि क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। एक समान वयस्क रोहू की लंबाई लगभग कितने 90 सेंटीमीटर की हो सकती है। अरे बाबू भैया कितनी हो सकती है, 90 सेंटीमीटर की हो सकती है। 90 का मतलब क्या हो गया भाई, 90 सेंटीमीटर की हो सकती है। और उसकी 10 वर्ष की उम्र में इसकी लंबाई क्या हो सकती है, 2 मीटर तक हो सकती है। यानी कि ये मछली क्या 10 साल तक अगर जिंदा रह गई तो कितने की हो जाएगी रे, 2 मीटर की हो जाएगी। अगर बात करें दो, नॉर्मल लंबाई होती है इसकी सामान्य कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर की होती है। लेकिन 10 साल बाद वो कितनी हो जाती है, 10 साल बाद हो जाती है 2 मीटर की हो जाती है। बोले तो 200 सेंटीमीटर हो गई रे बाबा। क्या बात आई नहीं आई समझ में। अगर भोजन की प्रकृति कैसी होती है रे, खाना पीना कैसे खाती है ये, हैं कैसे करती है, डिनर लंच क्या करती है, कुछ करती नहीं करती, कह रहे हो सर जी, हैं। तो ये कैसा होता है, इसका स्वभाव होता है सर्वभक्षी होता है। बोले जो भी मिला वो लपेट दिया। क्या कहा इसने, कि जो भी मिला वो लपेटते चले गए। तो कैसी होती है, ओमनीवोरस होती है। कैसी होती है रे, ओमनीवोरस होती है। अगर बात करें खाने के आधार पर कितने तरीके के होते हैं, 3 होते हैं। एक तो कार्निवोरस होता है, एक क्या होता है हर्बीवोरस होता है, एक अपना ओमनीवोरस होता है। यानी कि एक तो क्या होता है मांसाहारी होता है, एक क्या होता है शाकाहारी होता है, एक क्या होता है रे सर्वाहारी होता है। मांसा को क्या बोलते हैं रे, कार्निवोरस बोलते हैं। शाकाहारी को क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। सर्वाहारी को क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। अरे बाबा, ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बात आई समझ में। हाँ भाई, तो ये बिचारी कैसी है, सर्वभक्षी है, जो मिला लपेट दिया। ठीक है। अब जो जल में तैरने वाले प्लांट है, ठीक है, उसको प्लांटलेट या प्लांटन क्या है, फाइटोप्लैंक्टन। अब उनको क्या कर देती है, खा जाती है। ये जंतु मिलते हैं, जू प्लैंक्टन मिलता है, उसे भी निपटा देती है। ये शैवाल एल्गी मिलती है, उसको भी लपेट देती है। तो भाई खाने में इसके क्या है, 3 चीजें हैं इसके लिए। क्या है, पहला तो फाइटोप्लैंक्टन है, फिर क्या है जू प्लैंक्टन है, तीसरा क्या है एल्गी है रे बाबा, शैवाल है। तो भाई कैसा है, स्टार्टिंग से शुरू करो। वजन कैसा होता है, एक साल में क्या हो जाती है 675 ग्राम की हो जाती है, लेकिन 3 साल में 4.5 किलो की हो जाती है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो नॉर्मल हाइट कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर होती है, लेकिन 10 साल में कितनी हो जाती है, 2.5 मीटर की हो जाती है, 2 मीटर की हो जाती है, 2 मीटर की हो जाती है, 2 मीटर की हो जाती है। और भोजन के रूप में अगर बात करें तो इसके कोई भी नखरे वखरे है ही नहीं। क्या होती है, ओमनिवोरस होती है, सर्वाहारी होती है, जो मिला लपेट दिया। लेकिन मेनली क्या खाती है, 3 चीज खाती है, फाइटोप्लैंक्टन खाती है, और जू प्लैंक्टन खाती है, और एल्गी खाती है। यानी कि क्या पादप प्लवक खाती है, जंतु प्लवक खाती है, और शैवाल को खा लेती है। चलो भाई, अपने अगर इतनी याद हो गई हो तो आप मेरे साथ साथ बोला करो भाई। जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। 101% गारंटी के साथ कहता हूँ मैं, जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद होगा ही नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो बोले बिना याद कर रहा हो। अगर बोले बिना याद हो भी रहा है तो एक दिन हो जाएगा, आगे याद नहीं होगा। इनको क्या करना है, याद ऐसे करना है कि घोट के पी जाओ इनको सारों को, और दिमाग में घुस जाए। एक एक पेज का नंबर है। 10 साल बाद भी अगर किताब को खोल के देखो, किताब को खोले बिना भी अगर कोई इसमें से टॉपिक पूछ ले तो क्या कर दो, बता दो कि हाँ भाई वो टॉपिक उस फलाने पेज के ऊपर है, वहाँ कोने के ऊपर लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। चलो अभी अपने सेकंड मछली आ जाती है, कौन सी, कतला महाराज है। कौन सा महाराज है, कतला महाराज है। चलो भाई, कतला क्या कहता है भाई, कतले का साइंटिफिक नाम कतला। कतला क्या कर रही है, कत्ल कर रही है, चलते फिरते क्या कर रही है, कत्ल कर रही है। बेचारी थोड़ी सी स्लिम है, क्या है, थोड़ी सी
स्लिम टाइप की है, तो इसलिए क्या कर देती है, लोगों के कत्ल कर देती है, सबके दिलों का कत्ल हो जाता है बेचारी के नालायक के। कैसी है, नाम क्या है, कतला, कतला, कतला फिश, साइंटिफिक नेम क्या है, कतला कतला, कतला कतला, टकला टकला नहीं कहना, ठीक है, कतला कतला। नेक्स्ट आ जाओ, इसकी विशेषता क्या है भाई, डायग्राम आप लोग बना लेना, ठीक है। फिर मुख्य विशेषता, मुख्य विशेषता क्या है, सबसे पहले शरीर की बनावट देखते हैं। अरे कहाँ मिलती है, अरे दक्षिण एशिया के अंदर मिलती है, साउथ एशिया में मछली है। जिसका सिर क्या होता है, बड़ा होता है, जबड़े की आगे की ओर फैला हुआ होता है। इसका सिर क्या होता है, अरे बड़ा होता है, देखते हैं कहाँ है भाई, अपन ने देखा था, अरे सिर कहाँ बड़ा है, अपन ने शायद तक डायग्राम उल्टा बनाया हुआ थोड़ा बहुत, मछली अपन से बढ़ नहीं पाई इसलिए अपन ने बना नहीं पाए। तो इसका सिर कैसा होता है, बड़ा होता है, कैसा होता है, बड़ा होता है। लेकिन ये मछली भी अगर डायग्राम पेपर में बना के तो काम चल जाएगा आपका, ठीक है, ये याद रखना। अरे सिर कैसा होता है नालायक का, बड़ा होता है, अरे जबड़े की आगे की ओर फैला हुआ भी होता है। कहाँ मिलती है रे बाबू भैया, दक्षिण एशिया के अंदर मिलती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, पूछा जाएगा कि दक्षिण एशिया की मछली बताओ, दक्षिण एशिया की मछली कौन सी हो जाएगी, कतला हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, कतला हो जाएगी रे। लेबिया रोहिटा नाम किसका है बाबू भैया, बताओ जल्दी से, लेबिया रोहिटा किसका है, रोहू मछली का नाम है, रोहू फिश का नाम है। और इसका कतला का क्या है, कतला कतला है, क्या बात आई रे, कतला कतला है। वृद्धि कैसे करती है, सबसे तेज बढ़ने वाली मीठे पानी की मछली है। अरे बाबू भैया ये भी कैसी मछली है रे, मीठे पानी की मछली है। मीठे पानी की जितनी भी अपन ने पढ़ी थी वो कैसी थी, मीठे पानी की मछली थी। और ये भी कैसी है, मीठे पानी की ही मछली है। तो मीठे पानी की मछली है तो क्या याद करोगे, सबसे पहले वृद्धि कैसे करती है, सबसे तेज वृद्धि करने वाली कौन सी होती है, ये होती है, सबसे तेज वृद्धि करने वाली क्या होती है, यही होती है। फिर इसमें बात करें शलभ कहाँ मिलता है, भोजन कैसा करता है, अरे बाबू भैया पिछला भोजन किसने कैसे कर रहा था, ओमनीवोरस था, सर्वाहारी था, जो मिला लपेट दिया। फिर भी तीन खाने कौन कौन से खा रहे थे, फाइटोप्लैंक्टन खा रहा था, जूप्लैंक्टन खा रहा था और एल्गी खा रहा था। ये देखते हैं क्या खाता है भी, इसकी त्वचा पर बड़े शलक होते हैं, अरे बाबू भैया कैसे होते हैं, बड़े शलक होते हैं। और यह स्वभाव से सर्वभक्षी होता है, ये भी क्या है, उसी की बहन है दूसरी, कैसी है, सर्वभक्षी है। और जो अपने भोजन को जल के ऊपरी सतह या फिर मध्य सतह से कॉलम से प्राप्त कर लेती है। कहाँ से खाती है भाई, या तो बीच वाली सरफेस के ऊपर हो, ऊपर वाली सरफेस पे हो, या फिर मध्य के अंदर कॉलम में यानी पानी में, या तो ऊपर कोई घूम रहा हो नहीं और बीच में कोई घूम रहा हो तो उसको लपेट देती है। ओमनीवोरस है, सर्वाहारी है। फिर क्या है, पंखों का रंग, इसके सभी पंख कैसे होते हैं, अरे बाबू भैया काले रंग के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, काले रंग के हो सकते हैं। आप कहोगे सर जी ये क्या थ्योरी लेके, अरे इसके अंदर थ्योरी के अलावा कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं भाई। थ्योरी में ये चीजें याद ही रखनी पड़ेगी, इनको बार बार रट्टा मारना पड़ेगा, बोल बोल के रट्टा मारना पड़ेगा, और कोई अपने पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप भले ही कितना ड्राइंग देख लो, भले ही कितनी वीडियो देख लो, इसका कोई ऑप्शन नहीं है एक याद करने के अलावा। आप एआई से वीडियो बनवा लो, कुछ भी बनवा लो, जब तक हाथों से लिखोगे नहीं, मुंह से बोलोगे नहीं, तब तक परमानेंट याद होगा नहीं। तो चलो अपने देखते हैं भाई इसकी नालायक की लंबाई और परिपक्वता कैसे होती है। ये क्या करती है, वजन में वृद्धि। पहले साल इसका वजन कैसा हो जाता है भाई, 900, लेकिन पुरानी का क्या हो रहा था भाई, 675 ग्राम। यानी कि जो रोहू से ये क्या है भाई, बढ़िया है, अगर इसको बनाया जाए, इसको उगाया जाए, उगाया क्या, इसको पाला जाए, तो अब अपने बात करें क्या, एक साल में 900 ग्राम की हो जाती है। और लैंगिक परिपक्वता इसमें क्या आती है, दूसरे वर्ष क्या आती है, आयु तक इनका 2 किलो वजन हो जाता है, अरे बाबू भैया। लेकिन इसका दूसरे साल में क्या हो जाता है, 2 किलो, उसमें क्या हो रहा था, 3 साल में 2 किलो हो रहा था जाके, इसका दूसरे साल में 2 किलो वजन हो जाता है। और 2 किलो वजन होने पर इसमें यौन परिपक्वता आ जाती है, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। यानी कि सीधी सी बात है, 2 साल बाद में अंडे देना स्टार्ट कर सकती है। 2 साल तक इसको पालना पड़ेगा, फिर ये मछली ही मछली हो जाएगी तालाब में। फिर अपने बात करते हैं इसकी अधिकतम सीमा क्या होती है, अरे बाबू भैया अधिक परिस्थिति में इसकी लंबाई क्या हो सकती है, 1.8 मीटर की हो सकती है। वजन क्या हो सकता है, 35 किलो तक का हो सकता है। यानी कि ये क्या लंबे टाइम तक रहती रहेगी, रहती रहेगी, रहती रहेगी, तो कितने किलो तक की हो सकती है, 35 किलो तक की हो सकती है। मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 1.8 मीटर।
अरे 1.8 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है। अरे इतना क्या होता है, ये 1 मीटर होता है अपना, 1.8 हो गया लगभग, इतना हो गया यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक लगभग इतना हो गया। रे बोर्ड जितना हो गया इतना। हाँ ये इतनी बड़ी मछली होगी भाई। ये क्या हो सकती है, कतला हो सकती है, क्या हो सकती है, कतला हो सकती है। तो भाई अपने याद क्या करना है, पहली बात तो कितना होता है, एक साल में 900 ग्राम वजन बढ़ा लेती है, 2 साल में कितना, 2 किलो बना लेती है। ठीक है। और ये क्या हो सकती है, यौन परिपक्व हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, इसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद वो अंडा देना स्टार्ट कर सकती है। कलबासु महाराज, कलबासु का नाम क्या है भी, लेबिया कलबासु। अरे इनके साइंटिफिक नेम में तो कहोगे सर इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, इनके तो नाम में ही इसका साइंटिफिक नेम है। इसका नाम क्या है, लेबिया कलबासु। पहले का क्या था, लेबिया, बताओ जल्दी से। रोहू का साइंटिफिक नेम क्या था भाई, लेबिया रोहिटा। अरे दूसरा कतला का नाम क्या था बाबू भैया, कतला क्या थी, कतला 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 कतला। अरे बाबू भैया नेक्स्ट अपनी कौन सी आ गई, कल बासु आ गई। कल बासु का नाम क्या है, लेबिया कल बासु, लेबियो कल बासु। कोई दिक्कत, हाँ भाई अपने साथ के साथ नाम याद करते चलेंगे और वजन भी याद करते चलेंगे। अरे इसका वजन कितना था भी एक साल में, 675। इसका एक साल में कितना था रे बाबू भैया, 900 ग्राम था। ये कैसी थी भाई, ओमनीवोरस थी, सर्वाहारी थी। ये भी कैसी थी, ओमनीवोरस थी। चलो भाई आगे। इसका थोबड़ा कैसा था भाई, इसका थोबड़ा थोड़ा सा बड़ा था कतला का, इसका मुंह थोड़ा सा बड़ा था, और इसके क्या पूरी बॉडी पे क्या मिल रहे थे, शलक मिल रहे थे, लेकिन वहाँ पे थोबड़ी खोपड़ी के ऊपर नहीं मिल रहे थे। नेक्स्ट आ जाओ, ये रही अपनी मछली। ये क्या है बेचारी, थोड़ी सी कुबड़ी टाइप की है। तो ये क्या होती है, बीच में से ढोल बन जाती है, और इसका मुंह छोटा हो जाता है, बीच में से बड़ी होती है। डायग्राम आप लोग बना लोगे। अपना आ जाते हैं इसके रंग रूप विशेषता के बारे में, क्या क्या लिखना है। सबसे पहली बात ये रहती क्या है, इसका नाम क्या है दूसरा। अरे भाई मुख्य रूप से कहाँ, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया की है। अरे पिछली मछली की बात करें कतला की, तो वो कहाँ की थी, अरे दक्षिण एशिया की थी रे बाबू भैया। कैसी थी, दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया में क्या पाई जाती थी, और इसका शरीर रंग का रंग कैसा था, गहरा काला होने की वजह से सामान्य बोलचाल में काली रोहू भी कहते हैं। अरे जैसे अपने गांव में आदमी को होता है कोई नॉर्मल काला पीला होता है, तो उसको उस हिसाब से कह देते हैं ना, अरे कि जो ज्यादा काला है उसको कह कह देते हैं अपने, अरे कालू रे, अरे कालिया रे। तो क्या हो जाता है, इस मछली का नाम भी क्या था, इसका रंग क्या था, गहरा था, तो बेचारी का नाम ही क्या रख दिया रे, कालू मछली रख दिया, कालू रोहू रख दिया, क्या रख दिया, काली रोहू। अब कोई पूछ ले डायरेक्ट सवाल आ जाए कि राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक रोहू, हैं, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक रोहू। ये तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, क्या लिख के आओगे, लेबियो कलबासु। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नो डाउट। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। इसकी संरचना होती है, इसकी बैक पीठ वाला हिस्सा इसके पेट वाले हिस्से की तुलना में अधिक उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। अरे अभी तो बताया इसका क्या है, इस तरीके से मिलता है बीच में से। इसकी पीठ क्या होती है, पेट से थोड़ी सी ऐसे, तुम पेट तो बेचारे का ऐसा होता है, लेकिन बेचारे की पीठ क्या होती है, थोड़ी सी ऐसी होती है। इधर मछली बना देते हैं, इधर पंख बना देते हैं। इधर बना दो सलक वलक जो बनेगा। क्या बात आई समझ में। पहली बात ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की है। दूसरी बात क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, इसका रंग गहरा काला होने की वजह से इसे कालू कहते हैं, यानी काली रोहू कहते हैं। शरीर कैसा होता है, इसकी पीठ क्या होती है, पेट से थोड़ी सी उत्तल होती है, कॉन्वेक्स होती है। फिर इसका मुख कैसा होता है रे बाबू भैया, इसका मुख कैसा होता है, इसके मुख के आगे क्या कह रहा है, इसके होठ, इसके लिप्स
काफ़ी मोटे व झालरदार होते हैं, यानी कि फ्रिंक्ड होते हैं, झालरदार होते हैं, फ्रिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं? मोटे होते हैं, थिन होते हैं थोड़े से, और फ्रिंक्ड होते हैं। एंड इसमें नासा छिद्र क्या होता है? नोस्ट्रिल अनुपस्थित होता है। अरे बाबू, ये नाक की जरूरत है क्या इसे? नाक की जरूरत नहीं है कहोगे, सर्दी सर्दी इसमें किसकी जरूरत है? इसमें गलफड़ों की जरूरत है। अरे बाबू भैया, इसकी गलफड़ों की, या अगर बात करें किसकी, गिल्स की। क्या कह रहा है? द बॉडी, द डोर्सल प्रोफाइल, यानी कि बैक साइड होती है। द सिग्निफिकेंट मोर द कॉन्वेक्स कंपेरेटेड टू इट्स फ्लैटर वेंट्रल प्रोफाइल बेली। इसका जो पीठ है, बेली है, वो क्या कर सकती है भाई? उसकी जो पीठ है वो पेट की तरह वो कॉन्वेक्स हो सकती है। कैसे हो सकती है? कॉन्वेक्स हो सकती है। माउथ स्ट्रक्चर, इट इज टू पोजेस थिक एंड डिस्टिंक्टली, ये फ्रिंक्ड लिप्स उसके कैसे हो सकते हैं? थिक हो सकते हैं, डिस्टिंक्टली फ्रिंक्ड हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं। फिर इसके खाने पीने की बात कर ली जाए, कैसा होता है भाई? अधिकतम लंबाई के क्या कह रहा है? नदियों की यह मछली अधिकतम 300 सेंटीमीटर तक की लंबी हो सकती है। भाई अपन ने पहले ही पढ़ा था, पहली जो सबसे पहली मछली कितनी थी भाई? एक साल में हो रही थी 90 सेंटीमीटर की हो रही थी। लेकिन 3 साल में कितनी हो रही थी? 2.5 मीटर की हो रही थी। लेकिन ये मछली कितनी हो रही है भाई? मैक्सिमम पाई गई है 300 मीटर, यानी कि 3 मीटर की पाई गई है, और लंबाई पाई गई है। अरे इससे लंबी तो कौन सी थी? नहीं, वो तो नहीं थी, वो 1.8 मीटर की थी। 3 मीटर की तो बहुत हो गई भाई, तो इतनी बड़ी मछली हो गई है तो। भोजन के रूप में क्या खाता है भाई? बॉटम फीडर खाता है। क्या करता है? बॉटम फीडर खाता है। थोड़ा सा गला खराब हो गया ना, पानी नहीं पिया इस वजह से। तो क्या होता है भाई? बॉटर फीडम खाता है, अर्थात यह जलाशयों के पैंदे में बैठा रहता है, बॉटम में बैठा रहता है, और अपने भोजन प्राप्त करने की, या फिर भोजन के रूप में किसको खाता है? क्रेस्टिया को खाता है। क्या खाता है? क्रेस्टिया को खाता है, यानी कि नीचे पड़े हुए घास फूस को खाता रहता है। कि लार्वा कीटों को, शैवालों को, मिट्टी को खा लेता है। अरे इसको कुछ भी मिल जाए रे बाबू भैया, कुछ भी खा लेता है। कहाँ रहता है? बॉटम के अंदर रहती है मछली। कहाँ रहती है? बॉटम में। बॉटम बोले तो पैंदे के अंदर बैठी रहती है। नीचे जो भी कचरा मिलेगा वो सारा का सारा निपटा देगी। कचरे के अंदर क्या हो सकता है भाई? क्रिस्टिया के लार्वा हो सकते हैं, कीटों के लार्वा हो सकते हैं, शैवाल हो सकते हैं, एल्गी हो सकती है, मिट्टी भी खा लेती है, कुछ नहीं मिलेगा। पारिस्थितिकी लाभ क्या है? कि इसका उपयोग तालाबों या पोखरों आदि के जल के स्रोतों के पेंदे को साफ करने के लिए किया जाता है। भाई इसका उपयोग कैसे किया जाता है? खाने वाने में नहीं किया जाता। किसके लिए काम आती है? सफाई के लिए काम आती है रे बाबू भैया। सवाल आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी मछली सफाई या पेंदे की सफाई के लिए काम में ली जाती है? ऑप्शन आ जाएगा रोहू, कतला, कलबासु। तो ऑप्शन क्या टिक कर दोगे? कैप और कलबासु। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट मछली महाराज है अपनी मृगाल। कौन सी है? मृगाल। मृगाल। तो नाम क्या है इसका? सिरहिनस मृगाल। अरे कहोगे सर जी, इतने आसान आसान नाम। आधे नाम तो क्या है, नाम के अंदर ही है। इसका नाम याद क्या करना है? सिरहिनस। सिरहिनस मृगाल। अरे रोहू का नाम बताओ रे बाबू भैया। रोहू का क्या था? लेबियो रोहिटा। लेकिन अगर बात करें किसकी, फिर कतला की, कतला का क्या था? कतला कतला। फिर बात करें कलबासु की, किसकी बात करें? कलबासु की, जिसका नाम क्या था? लेबिया कलबासु। अगर बात करें किसकी, मृगाल की, तो सिरहिनस मृगाल। क्या बात आई समझ में? अभी ये मछली देख लीजिए अभी थोड़ी सी। ये क्या होते हैं? फीदर होते हैं। या फिर फ्रंट होते हैं, फ्रंट फीदर भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? सिरहिनस मृगाल। क्या हो गया? सिरहिनस मृगाल। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भाई, अपन ने डायग्राम देख लिया, डायग्राम बना लेना अच्छे से। विशेषता क्या है रे बाबू भैया इसकी?
क्या विशेषता है, जल्दी देखते हैं। पहली, आवास कहाँ रहती है, सबसे तेज बहाव वाली नदियों में रहने वाली क्या है, दक्षिण एशिया की मछली है। पूछ लिया जाए कि सबसे तेज बहाव में रहने वाली, तो जवाब क्या आ जाना चाहिए अपना, मृगाल आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, मृगाल। अगर बात करें पेंदे की सफाई करने वाली कौन सी है, कलबासु है। क्या है, कलबासु है। पालने के लिए बात करें, कतला को पाला जाता है क्योंकि इतनी भारी हो जाती है भाई वो, 10 साल में 35 किलो। और इसको क्या करते हैं, तेज बहाव के लिए जाना जाता है। और कैसे, लवणीय खारे जल में भी पाई जा सकती है। अरे इम्पोर्टेंट है। पूछ लिया जाए निम्न में से लवणीय जल में पाई जाने वाली मछली है, 4 नाम वो दे देंगे, एक नाम इसका दे देंगे, किसका, मृगाल का। तो ऑप्शन अपने को क्या करना है, मृगाल करना है। शारीरिक संरचना वर्ण, इसका शरीर लगभग कैसा होता है, 2 फुट लंबा होता है और वजन क्या होता है, 2 किलो तक हो सकता है। शरीर का अग्र भाग चांदी के जैसा चमकता है और सफेद होता है, जबकि इसके पंख, फिन का रंग क्या होता है, नारंगी होता है। तो याद रखो, उसका थोबड़ा कैसा होता है, मुंह कैसा होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है रे बाबू भैया, चमकीला होता है। और इसके पंख कैसे होते हैं, सुनहरी नारंगी होते हैं। कैसे होते हैं, नारंगी, ऑरेंज होते हैं। यानी कि क्या करती है, मेकअप वेकअप गई है रे थोड़ी सी। ये इसका जो रंग है वो कहता है वाइट टाइप का है, लेकिन इसका जो इस तरीके की मछली है रे बाबू भैया। अरे इसके पंख कैसे हैं रे भाई, नारंगी टाइप के हैं, लेकिन इसका थोबड़ा कैसा है, सफेद है, चमकीला है। क्या बात आई समझ में, शक्ल कैसी है, चमकीली है, पंख कैसे है, नारंगी है। सिर की बनावट, सिर की लंबाई और चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए इसका मुंह ऐसा बना है रे, स्क्वायर के जैसा, वर्ग के जैसा। इसकी मुंह की लंबाई और चौड़ाई दोनों के दोनों बराबर होती है। ये तो कहोगे सर जी हमने मैथ में पढ़ा था, और मैथ में क्या पढ़ा था, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम होगी या सारी भुजाएं समान होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं या स्क्वायर कहते हैं। मैथ को छोड़ो अपने। फिर अपने बात करते हैं, अब इसको पाला जाता है तो किस पर्पज से पाला जाता है, कैसे, वृद्धि, क्या कह रहा है, मिश्रित मत्स्य पालन में इसे अन्य मछलियों के स्थान साथ आसानी से पाला जा सकता है। प्रथम वर्ष में इसका वजन क्या होता है, 600 से 700 ग्राम होता है पहले साल में, 600 से 700 ग्राम। अरे ये बताओ रोहू का वजन कितना था, 675 ग्राम। अरे बताओ फिर कतला का वजन कितना था रे, कितना था, 900 ग्राम। बीच वाले का अपन ने बताया ही नहीं 1 साल के अंदर, लेकिन इसका फर्क आ गया कितना, 600 से 700 के बीच। यानी कि ये बेचारी इसकी क्या है, रिश्तेदार है। ये कौन है, मृगाल है। आई क्या बात समझ में। और इसका वजन बढ़ने की गति रोहू व कतला की तुलना में धीमी है, बहुत ही धीरे धीरे वजन बढ़ता है। तो इसलिए मांस वास के लिए इसको नहीं पालते, मोस्टली नॉर्मल उन्हीं के साथ बैठी रहती है। नेक्स्ट आ जाती है अपनी महाशीरा। कैसी है, महाशीरा, महाशीरा। अपने बात करें नाम क्या है, टोर टोर। क्या है, टोर टोर है। तो ये बताओ जल्दी से नाम बता दो, रोहू का नाम क्या था, लेबिया रोहिटा। कतला का नाम क्या था, कतला कतला। फिर बात कौन आई थी, कतला के बाद आया था मृगाल। मृगाल में कितना था, नहीं मृगाल नहीं था, लेबियो रोहिटा हो गया, कतला कतला हो गया। कतला कतला के बाद कौन आया था वो, लेबियो कलबासु। हाँ कलबासु आया था, तो लेबियो कलबासु आया था। फिर मृगाल आया था, इसको क्या बोलते हैं, सिरहिनस मृगाल। और इसका महाशीरा का क्या है भाई, टोर टोर। बोला तोड़ दो सबको, क्या कर दो, तोड़ दो, भेज दो सारों को। डायग्राम देख लीजिए कुछ। इसमें क्या होता है, आगे शरीर थोड़ा सा ज्यादा होता है, पीछे कम होता है। इसमें देखो, इसमें इस तरीके से होती है। क्या बात आई समझ में। अपने आ जाओ नेक्स्ट, इसकी विशेषता क्या होती है, क्या होती है विशेषता। सबसे पहले इसका उपनाम देखो रे, एक और था उपनाम, किसका था,
मृगाल का था क्या रे? मृगाल कैसा नाम था? नहीं, मृगाल का थोड़ी था। कल बासु का नाम था, क्या था? कल बासु का नाम था। कल बासु का क्या था? ब्लैक रोहू बोले थे इसे। इसका उपनाम क्या है? इसको बोलते हैं भारतीय नदियों की टाइगर फिश। क्या बोलते हैं? टाइगर फिश। क्यों भाई? अभी पता चल जाएगा। यह पहाड़ी और साफ पानी की नदियों में पाई जाने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली मछली है। बहुत ही शक्तिशाली मछली है। तो देखते हैं शरीर की बनावट कैसी होती है। इसके शरीर पर बहुत बड़े और मजबूत शल्क होते हैं और जल की तेज धाराओं के विपरीत जाकर वह शक्तिशाली पुच्छीय पंख बेहद सहायक होती है। यानी कि इसका काम क्या है रे? इसका काम है दबंगई का, यानी कि खतरों के खिलाड़ी है ये। खतरों के खिलाड़ी का मतलब ये है कि धारा क्या बह रही है, इधर बह रही है मान लो, ठीक है, इस वाली साइड बह रही है नदी की धारा, लेकिन ये नालायक क्या करती है, इसके उल्टी तरफ जाती है और उल्टी तरफ जा करके उधर अंडे दे करके वापस आ जाती है। ये कहती है जिंदगी में रिस्क नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया, तो इसलिए क्या लेती है? रिस्क लेती है भाग भाग के। तो ये क्या है? थोड़ी सी खतरनाक, इसको बोलते हैं क्या? टाइगर फिश। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टाइगर फिश। आर्थिक महत्व क्या होता है? खेल स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स फिशिंग के अंदर और भोजन दोनों दृष्टियों से राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे मछलियों का भी क्या होता है? स्पोर्ट्स होता है, उसमें भी मछलियां जीतती हैं। जिस तरीके से डॉल्फिन होती है ना, उसी तरीके से इनके भी होता है कोई गेम, उसके अंदर उनको ले जाया जा सकता है। तो सबसे अच्छी कौन सी पाली जाने वाली है? महाशीरा पाली जा सकती है। चलो भी अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पेट की। क्या करते हैं? पेट की क्या करता है? पेट में नाला एक पता नहीं, अभी देख लेते हैं कि इसके उधर पेट में क्या होता है कि तरफ का भाग सफेद होता है, पृष्ठीय भाग क्या होता है? काला होता है। यानी कि इसका क्या होता है? पेट की तरफ का भाग सफेद होगा, पेट की तरफ का भाग, नीचे की तरफ का भाग क्या होगा? सफेद होगा, लेकिन पृष्ठीय भाग ऊपर का काला होगा। यानी ये मछली है तो ये नीचे वाला सफेद होगा, ऊपर वाला काला होगा, यानी ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्सचर है। परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर हो जाती है, लेकिन अधिकतम विश्व के कीर्तिमान के रूप में इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर नोट की गई है। अरे छोटी सी मछली है, अरे 150 सेंटीमीटर कितने की होती है? 150 सेंटीमीटर बोले तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, अरे बहुत होती है रे बाबू भैया। और वजन कितना हो जाता है? 68 किलो हो जाता है। याद रखना है अपने को, ठीक है। तो उनसे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, जैसे कतरा बतला थी 35-35 किलो ही था उसका। कैसी है? सर्वभक्षी है, ओमनीवोरस है। कैसी? देशांतर माइग्रेटरी है। अरे माइग्रेटरी एक और चीज सुना था, किसके अंदर? मधुमक्खी के अंदर पड़ा था। किसके अंदर? रोक बी के अंदर। रोक बी क्या थी? सारंग मधुमक्खी। सारंग का नाम क्या था? एपिस डोरसेटा। क्या था? एपिस डोरसेटा। और उसको क्यों नहीं पालते? क्योंकि वो माइग्रेशन का काम करती है। माइग्रेशन बोले तो देशांतर गमन करती रहती है। देशांतर गमन बोले तो वो क्या रहती है? भटकती रहती है, कभी इधर चली जाती है कभी इधर। ये भी ऐसी ही नालायक है, ये क्या करती रहती है? सारा दिन भटकती रहती है और जो भी मिलता है उसे लपेट देती है खाने के लिए, और माइग्रेशन करती है, देशांतर घूमती रहती है। और यह जल बहाव के विपरीत कई किलोमीटर चलने के बाद जब प्रदूषण खत्म हो जाए, प्रदूषण रहित जाकर के अंडे दे के आती है। अंडे देने के पश्चात जल बहाव की दिशा में वापस आ जाती है रे। ये कहती है इसके नखरे बहुत हैं, बोले गंदी जगह में तो अंडे देंगी ही नहीं। कहाँ देंगी? वहां अंडे देगी जहाँ पे प्रदूषण कम हो। अब मत्स्य पालन की क्रिया के अंदर किया क्या क्या जाता है भाई? ये देखो, मछली की सघनता के आधार पर अपने मछली पालन को बांटते हैं। मछली की सघनता भी, किसी के अंदर कितनी मछलियां रखेंगे उसके आधार पर। सबसे पहला क्या है? एक्सटेंसिव फिश कल्चर, या विरल। विरल का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कम हो, जिसके अंदर कम मछलियां हों। क्या होता है? इस विधि में मछलियों की संख्या कम रखी जाती है, जो कि 150 से 750 के बीच मछलियां हो सकती है प्रति वर्ग हेक्टेयर, पर हेक्टेयर के हिसाब से। यानी 1 हेक्टेयर के अंदर अपन ने पौंड बनाया तो उसमें कितने रख सकते हैं? 150 से 750 मछलियां रख सकते हैं। इस विधि में पादप प्लवक या प्लवक या जंतु वनस्पति को बिना खाद या उर्वरक डाले बढ़ाया जा सकता है, जिसमें कि पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य जाल के आधार पर पिरामिड का रूप ले लेते हैं और बिक्री योग्य खाद्य मछलियों का विकास होता रहता है, जैसे
यूरोपियन देशों में किया जाता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब है, जब इस मेथड को, एक्सटेंसिव मेथड को यूज करते हैं तो इसमें अपने को ज़्यादा कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक पिरामिड बना लेते हैं। अरे फूड का पिरामिड पता है नहीं है, इस तरीके से होता है। जो सबसे ज़्यादा होती है घास होती है, घास को कौन खाते हैं? खरगोश खाते हैं। खरगोश को कौन खाता है? मान लो भेड़िया खा जाता है। भेड़िए को कौन खा जाता है? और कोई बड़ा जानवर खा जाता है, शेर खा जाता है। मान लो शेर को कौन खा जाता है? वो अपने आप निपट जाता है। निपटने के बाद चील खा जाती होगी। चील को कौन खा जाते हैं? अरे फंगस वगैरह खा जाते हैं, वो और कम हो जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं। और पिरामिड के अंदर क्या था भाई? यानी मधुमक्खियां, वो मछलियां होती है, वो एक पैटर्न बना लेती है आहार नाल का। उसमें क्या होती है कि उसके अंदर की गंदगी को निपटाती रहती है और वो भी बढ़ती रहती है। उनका भी काम चलता है, इस तरीके से चलती रहती है। अब दूसरा, एक नंबर तो आगे क्या, एक्सटेंसिव मेथड, विरल मेथड। दूसरी आ जाती है अर्ध विरल मेथड या सेमी इंटेंसिव फिश फार्मिंग। सेमी इंटेंसिव का मतलब जिसमें कम सघनता हो। अरे 1 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा रे बाबू भैया? 750 से 3000। अब क्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऊपर से न्यूट्रिशन, पोषक तत्व तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने से कितने के बीच ठीक था? अरे 150 से 750 के बीच रहता है, तो ज़्यादा अपने को सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बात ये है कि उसमें प्रोडक्शन कम आता है। इंसान क्या चाहता है कि मैं अरबपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, है तो इसलिए वो क्या करता है? ज़्यादा मछलियों का यूज करता है। इसलिए दूसरी क्या होगी? सेमी इंटेंसिव होगी, अर्ध सघन होगी। पहले क्या थी? विरल थी। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के मछली पालन में तालाब में पोषण प्रदान करना होता है और पूरक आहार भी दिया जा सकता है, इससे कि मछलियाँ तेजी से बढ़ सकती हैं। और चीन में ऐसा किया जाता है। वो कहाँ किया जाता था पिछले वाला? यूरोपियन कंट्री के अंदर। ये कहाँ करते हैं? अरे चाउमाऊ करते हैं, अरे चीनी करते हैं, चीन वाले। ठीक है, फिर आता है सघन। पहला कौन सा था? पहला था अपना विरल या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव था। दूसरा कौन सा था रे? दूसरा था अपना सेमी इंटेंसिव, सेमी इंसेंटिव, इंटेंसिव, इंटेंसिव, यानी कि अर्ध सघन था रे बाबू भैया। अर्ध सघन के बाद में अपन ने 3 नंबर बात की थी, कौन सा आ गया? इंटेंसिव आ गया। इंटेंसिव बोले तो सघन आ गया। राइटिंग समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, सुनते रहना आप लोग। ठीक है, तो ये इंटेंसिव कैसी होती है? इसमें क्या होता है कि मछली पालन में इसके प्रत्येक वर्ग मीटर में, आप देखो इधर हेक्टेयर की बात नहीं आ रही, वर्ग के अंदर आ गया, स्क्वायर मीटर के अंदर आ गया, मछली का घनत्व तो अधिक रखा जाता है और 40 से 60 मछली प्रति वर्ग मीटर के अंदर आ जाती है। यानी कि ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर के अंदर, 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर लंबा होगा, 1 मीटर चौड़ा होगा, तो उसके अंदर कितनी मछली आएगी? 40 से 60 मछलियां आ जाएंगी। अगर बात करें पिछले वालों के अंदर, उसमें क्या था? भाई 1 हेक्टेयर था, यानी कि 100 बाय 100 का। इसको और इसको कंपेयर करके देख लो कितना हो गया भाई? 100 से 100, 10,000 मीटर स्क्वायर हो गया। इसमें कितनी थी? 150 से 750 थी उसमें तो। अरे कितना, बहुत दिन रात का फर्क है। इसमें तो क्या हो गया? इसका 1/3, 1/1 में ही आ गया। चलो नेक्स्ट क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार भोजन दिया जाता है, देना भी पड़ेगा क्योंकि इतनी मछलियां हो रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति व प्रदूषण को कम करने के लिए तालाब में जल स्रोतों के पानी को बदलता रहना पड़ता है, क्योंकि पानी गंदा होता ही उसमें पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तो मछलियां निपटनी स्टार्ट हो जाती है। नियतमान में कैट कैटफिश की सघन खेती की जाती है। कहाँ? वियतनाम है रे बाबू भैया, ये नियतमान नहीं है, ये वियतनाम है, वियतनाम में। तथा इसको दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाता है। अरे ये डेंस फार्मिंग या इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ की जाती थी? वियतनाम में। ये बताओ भाई, विरल कहाँ की जाती थी? यूरोप के अंदर। अर्ध सघन कहाँ की जाती थी? चाउमाऊ, चीन के अंदर। और ये सघन कहाँ की जा रही है? वियतनाम में। क्या इतनी बात आई समझ में? चलो अभी आगे चलते हैं। अपने जाति के आधार पर भी क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं।
अपन ने पहले भी पढ़ा था। पॉलीकल्चर, पॉलीकल्चर का मतलब क्या था? तालाब कितने होंगे? एक तालाब होगा, मछलियों की प्रजाति कितनी होगी? बहुत सारी होगी। इसे क्या कहते हैं? पॉलीकल्चर कहते हैं, मिश्रित पालन कहते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आदतों में विभिन्न प्रकार की जातियों की मछलियां एक साथ पाला जाता है। जिस तालाब में सभी संसाधनों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना ज्यादा मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? ज्यादा मछलियां आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, सीधी बात है। फिर क्या है? मोनोकल्चर आया था। मोनोकल्चर का मतलब क्या था? सीधा सीधा अपन ने समझा था, एक पौंड होगा, एक तालाब होगा, उसमें एक ही स्पीसीज होगी मछली की, उसे क्या कहेंगे? मोनोकल्चर कहेंगे। पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। इसमें एक ही जाति की मछलियों का पालन किया जाता है, जिसमें कि मांग के अनुसार एक ही प्रकार की उच्च गुणवत्ता उत्पादन वाली मछली को पाला जाता है, जैसे कैटफिश या झींगा। इनको क्या कर सकते हैं? या तो एक तालाब के अंदर कैटफिश पालेंगे या एक के अंदर क्या पाल लेंगे? झींगा पाल लेंगे। दोनों को अलग अलग पालेंगे, दोनों को एक के अंदर पाल देंगे तो क्या हो जाएगा? पॉलीकल्चर हो जाएगा। और एक दोनों को अलग अलग पालेंगे तो मोनोकल्चर हो जाएगा। चलो फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट। मोनोसेक्स कल्चर अपन ने पढ़ लिया था। क्या था भाई? अपने क्या करें? एक तालाब के अंदर क्या करें? या तो मेल को लगा पाल दें या फीमेल को पाल दें, यानी कि उसको इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे। उसे क्या कर देंगे? इंडिविजुअली सेपरेट कर देंगे। किसके अंदर? एक तालाब में क्या कर दिया? मेल भाई साहब को कर दिया, एक में फीमेल भाई साहब को सेपरेट कर दिया। उसमें क्या होगा? ओनली फॉर वन सेक्स होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। इसमें नर तथा मादा मछली को अलग अलग वातावरण में पाला जाता है, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। आ जाओ भी नेक्स्ट। राजस्थान में मछली की संभावना क्या है? देखते हैं कि राजस्थान में सांस्कृतिक आर्थिक पहलू से विशेष स्थान रखता है। ठीक है, पिछले कुछ दशकों में सरकार प्रयास कर रही है कि कृषि व फसल उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी किया जाए। रुझान अब ये क्या है? कहाँ पॉसिबल है? अपने खुद दिमाग लगाते हैं भी, ये मरुस्थल वाले एरिया के अंदर तो पॉसिबल नहीं है अपने। कहाँ? जहाँ बारिश ज़्यादा होती है, जहाँ पे पानी की सप्लाई ज़्यादा है, वहाँ पे इसको कर सकते हैं अपने। कुछ एरिया बहुत से हैं अपने राजस्थान में। मरुस्थल तो 45 ही है, बाकी तो क्या है अपना पानी वाला एरिया है। राजस्थान में मत्स्य पालन के बढ़ावे हेतु कई योजनाएं चलाई गई। केंद्र सरकार ने क्या की? स्थापित की। सबसे पहले कौन सी? मत्स्य प्रसार कार्यकर्ता। याद रखो, मत्स्य प्रसार कार्यकर्ता। इसमें क्या है? फिश एक्सटेंशन वर्कर। दूसरा कौन है? राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय। इधर क्या है? अजी गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल। इनको बढ़ाया गया राजस्थान में। ग्रामीण मत्स्य कृषक प्रशिक्षक। क्या कह रहा है? रूरल फिश फार्मर ट्रेनर्स। और मत्स्य की महाविद्यालय, फिशरी कॉलेज भी है बहुत सारे अपने। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर है भाई फिशरी का कॉलेज। जिसको भी जेट वेट में मिल जाए कर लेना, जिसको इंटरेस्ट है वो करना, ऐसे नहीं कि कुछ भी ले लिया। राजस्थान में सतही जल व भूजल वर्षा पर निर्भर है। वह संग्रहित किया गया जल ही मछली पालन में कारगर सिद्ध होता है। क्या कर दें? जब बारिश आए तो स्टोर कर लो उस पानी को। क्या कर सकते हैं? लेकिन कैसा करना है? विरल कल्चर करना, एक्सटेंसिव होता है उसे करना, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो उसमें बार बार पानी बदलना पड़ता है। पानी क्या पड़े? वैसे ही टोटे पड़े हुए हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन आधुनिक संचार के साधन जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, स्मार्टफोन आदि का महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इससे क्या कर सकते हैं? अपने नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकते हैं, फिशरीज के बारे में, मछली के बारे में, मत्स्य के बारे में। और अपने बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया था? मत्स्य प्रसार कार्यकर्ता यानी कि फिश एक्सटेंशन वर्कर का को रिलीज किया था। गवर्नमेंट ट्रेनिंग स्कूल्स को बनाया गया था। एंड रूरल फिशरी फिश फार्मर ट्रेनर्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। और कुछ कॉलेज कॉलेज भी खोले थे फिशरी के। वो कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। जेट में जब काउंसलिंग करवाते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन आता है, ठीक है, तो उसमें देख लेना झालावाड़। झालावाड़ के अंदर क्या है? फिशरी का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है। नेक्स्ट, राजस्थान में बाढ़। क्या है?
राजस्थान में बाढ़ मत्स्य धन में स्थिरता व गुणवत्ता प्रदान करती है, क्योंकि बाढ़ के कारण 60 से अधिक किस्मों स्वतः संचय हो जाता है। अरे बाढ़ कहाँ से आ जाएगी, बाढ़ तो आती नहीं राजस्थान में, पानी जरूर आ जाता है। राजस्थान की सरकार ने 1982 में मत्स्य पालन विभाग का विकास किया। कब किया भाई, पूछ लिया जा सकता है। राजस्थान द्वारा मत्स्य पालन विभाग का निर्माण कब किया गया, 1982 के अंदर। इम्पोर्टेंट लगा लो भाई। और क्या है, जो मछली पालन हेतु विभिन्न योजनाओं की क्रियान्वित किया जाता है। राजस्थान में मत्स्य पालन विकास अधिकतर एक संस्था है, और जो मछली पालन राजस्थान में मत्स्य पालन विकास अधिकरण एक क्या संस्था है, क्या एक इंस्टीट्यूट है, जो कि क्या करता है, जो मछली पालन हेतु सरकारी अनुदान देती है। अनुदान का बोले तो सब्सिडी देती है रे बाबू भैया। और कुछ अन्य संस्था जैसे कि जिला ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो ये भी क्या कर सकती है, दे सकती है सब्सिडी। तो इनके ऊपर भी हमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। चल अपने नेक्स्ट चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, राजस्थान में मछली पालन के क्षेत्र, राजस्थान में मछली पालन के क्षेत्र कितने हैं, 15,938 जल क्षेत्र हैं राजस्थान में। देखो इतने लोगों ने पाल रखी है राजस्थान में लोगों ने। एवं मछली पालन हेतु जलवायु क्षेत्र, ठीक है, जल युक्त क्षेत्र कितने हैं, 4,23,765 हेक्टेयर। इतना हेक्टेयर क्या है, राजस्थान में पानी लगने लायक है, जिससे कि क्या होता है वहाँ पे फिश फार्मिंग की जा सकती है। विकास बैंक, सहकारी बैंक, या कुछ ऐसी संस्थाएं जो कि सहायता राशि प्रदान करती है, अनुदान देती है, ठीक है, ये संस्था क्या कर सकती है, अनुदान दे सकती है। फिर मछली बीज की उपलब्धि हेतु राज्य के 28 सरकारी बीज खेत हैं। गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट हैचरीज है, बीज खेत किसे बोलते हैं, हैचरीज को ही तो बोलते हैं। हैचरीज के अंदर कितने हैं, 28 है राजस्थान में, ठीक है। फिर बात करें सन 2010 से 2011 में औसत मछली उत्पादन कितना हुआ था, 28,200 टन हुआ था, जो पिछले 8 वर्षों में 12.12% बढ़ा, और जो राष्ट्रीय स्तर पर 4% बढ़ गया था। तो अपन ने क्या की, उपलब्धि हासिल की है एक किस्म से। अब बीज खेत के बारे में बात करें। बीज खेत क्या होता है, हैचरीज। हैचरीज क्या होती है, एक ऐसी जगह जहाँ के ऊपर अंडों से क्या बनते हैं, मछलियाँ बनाई जाती हैं, और उसे आगे पाला जाता है। सबसे पहले कहाँ है, कुछ बीज खेत के नाम दिए हुए हैं, यानी कि कॉलेजेस के नाम दिए हुए हैं। देखो इनकी राज्य में कुल संख्या कितनी थी, 28 थी, और कार्य के आधार पर निम्न तरीके के। सबसे पहला मत्स्य पालन का कॉलेज उदयपुर, कहाँ है, कॉलेज ऑफ फिशरी उदयपुर के अंदर भी है। फिर दूसरा कहाँ है, चौहान मछली हेचरी हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ है, चौहान मछली हेचरी हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर दूसरा RTADCF हेचरी, ये कहाँ है, ये जयसमंद उदयपुर के अंदर है। कहाँ है, RTADCF हैचरी जयसमंद उदयपुर के अंदर है। अरे गाबड़ी बीज खेत कहाँ है, गाबड़ी भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ है, भीलवाड़ा के अंदर क्या है, गाबड़ी भीलवाड़ा, याद रखना। फिर क्या है, रावत भाटा कहाँ है, कोटा के अंदर है। कहाँ है जी, कोटा के अंदर है। रावत भाटा कहाँ है, सीड फार्म कोटा के अंदर है। फिर बात करें अपने सूर सागर कोटा, कहाँ है, सूर सागर कोटा के अंदर है। सूर सागर कोटा अपने को याद रखना है। काशीपुर बीज खेत कोटा कहाँ है, कोटा के अंदर है। अरे बाबू भैया क्या बात आई कि हमने देखा सर कोटा के अंदर है कुछ, तो कुछ क्या है उदयपुर में है। उदयपुर में कितने हैं, 2 है। कोटा में कितने हैं, 3 हैं। उदयपुर में कौन से हैं, 2। एक तो कॉलेज ऑफ फिशरी, दूसरा क्या है उदयपुर के अंदर, कहाँ गया, ये रहा RTADCF। तो हो गए उदयपुर में कौन सा है, एक तो कॉलेज ऑफ फिशरी है, एक RTADCF है। उदयपुर में क्या है, एक तो कॉलेज ऑफ फिशरी है, एक RTADCF है। फिर बात करें अपने कोटा के अंदर। कोटा के अंदर नाम याद रखो भाई, कोटा में कौन है, रावत भाटा। कौन है, एक तो रावत भाटा है, एक कौन सा है, सूर सागर है। कौन सा है, सूर सागर है। और तीसरा कौन है, काशीपुर है। कौन है, काशीपुर है। अरे याद कर लो रे जल्दी से। क्या उदयपुर के अंदर कौन सा है, कॉलेज ऑफ फिशरी है और RTADCF है। और अपने बात करें किसकी कोटा की, कोटा में कौन सा है, रावत बाटा है, सूर सागर है, और लास्ट वाला क्या है, काशीपुरा है।
काशीपुर है। ये कॉलेजों के नाम याद रखने हैं। और एक चौहान मत्स्य हेचरी कौन है, हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर सेमी फंक्शनल है, जो क्या है बहुत टाइम काम करते हैं, बहुत टाइम काम नहीं कर पाते। तो एक तो भीमपुर राष्ट्रीय बीज खेत है बांसवाड़ा के अंदर, और सिलीसेड बीज खेत है अलवर के अंदर, तो उसको भी याद करना पड़ेगा। लेकिन बहुत बार कम बार पूछता है, लेकिन कई बार शॉर्ट एमसीक्यू के अंदर सवाल पूछ लेता है, अदरवाइज तो नहीं पूछ पाता है। फिर मछली का महत्व क्या है जी, मछली का महत्व सबसे पहले कह रहा है, देखो नालायक ने क्या बताया, और तो कोई महत्व ही नहीं है, बोल रहा है निपटाने के लिए, खाने के लिए क्या मिलती है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण मिलते हैं, आयोडीन मिल जाता है। अरे आयोडीन तो नमक में भी होता है, वो तो नहीं खाते तुम हैं। खनिज लवण औरों में तो सब्जियों में होते हैं, विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन भी होती है, इसको बेचारे को निपटाना है। मछली का प्रोटीन वानस्पतिक प्रोटीन की तुलना में पाचन व अवशोषण के लिए आसान होता है। यह बच्चे की लंबी यह बच्चे लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उत्तम है। यानी कि कह रहा है बूढ़ा बूढ़ा है तो वो खा सकता है, अरे वो दलिया भी खा सकता है, नालायक है क्या वो, बिल्कुल ही है। अब क्या कह रहा है, मछली का तेल भी बिकता है, क्या करता है, मछली का तेल उसकी यकृत लीवर से निकाला जाता है, और उसमें विटामिन ए और ई प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और औषधि में काम आती है। अरे मैं ये कहूँ कि अपने विटामिन ए की टेबलेट देखते हैं, विटामिन ए की देखते हैं, वो कहाँ से बन पाती है, वो इन मछलियों से बन पाती है। अरे बाबू भैया, विटामिन ए, क्या बात आई नहीं समझ में। अपने जो चीजें खा रहे हैं वो तो नहीं पता अपने कि कहाँ से बन के आ रही है। तो विटामिन ए और ई कहाँ से बनती है, मछली के लीवर से बनती है। मछली को क्या कर देते हैं, चीर फाड़ करते हैं, लीवर अलग निकाल देते हैं, बाकी अलग कर देते हैं। फिर तीसरा क्या है, चूर्ण बनाया जाता है। अरे चूर्ण बना के बच्चों को खिलाओगे क्या। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, मछली के वे भाग जो खाने योग्य नहीं होते उनको पीस करके क्या बना दिया, चूर्ण बना दिया, और उस चूर्ण का उपयोग क्या कर सकते हैं, पालतू जानवरों को खिलाने के लिए भी कर सकते हैं। अरे बिल्कुल ही नालायक हो गए क्या। तो आगे नहीं आगे बात समझ, चूर्ण का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, बोल रहा है कि जो काम का नहीं है उसे अलग निकाल दो, मशीन के अंदर डाल दो, ग्राइंड कर दो, पीस दो, और किसी दूसरे जानवर को खिला दो। अरे नालायक, बहुत ही नालायक, महानालायक। खाद बनाने में मछली की खाद भी होती है भाई। मछली का तेल निकालने के पश्चात उसके शेष शरीर बचे हुए को, कचरे को कृषि क्षेत्र में खाद बनाने के रूप में काम में लिया जा सकता है। चलो ये आगे, मच्छरों को नियंत्रित करने में भी काम में आता है। कैसे, बहुत सी मछलियां क्या होती है, लार्वा भक्षी होती है, जो मच्छरों के लार्वा को खा करके उनकी संख्या को नियंत्रित कर देती है। उदाहरण के लिए गैम्बूसिया, या पेनकस, या हेलोटाइकस, या ट्राइकोगैस्टर। ये क्या है, ये ऐसी मछलियां हैं जो कि इनके लार्वा को खाती है और लार्वा को निपटा देती है। तो फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, चलो आगे चलते हैं, और मुझे लग रहा है नहीं खत्म नहीं हुआ। सौंदर्य के अंदर, एस्थेटिक वैल्यूज के अंदर, एस्थेटिक बोले तो सुंदरता के लिए किसका यूज कर सकते हैं, मछली का यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि कुछ मछलियां छोटी होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, सुंदर होती हैं, जिनका उपयोग जल 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 जीवशाला, एक्वेरियम, एक्वेरियम तुम देखते नहीं देखते, अरे कहीं बड़े से इंस्टीट्यूट में गए, वहां पे एक एक्वेरियम मिला है कि नहीं, कांच का डिब्बा मिला, जो कि पारदर्शी था। कैसा था, पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंट था। कैसा था सर जी, ट्रांसपेरेंट था। उसके अंदर क्या था, एक तो अपने पंप लगा हुआ था इधर, जो कि बार बार पानी को पलट रहा था, और उसमें कुछ मछलियां थी जो कि इधर उधर तैर रही थी, इधर उधर तैर रही थी, और उसमें से पहाड़ से डिजाइन विजाइन बनाए हुए थे बहुत से अच्छे से। तो क्या कर सकते हैं, इसको एस्थेटिक रूप से भी यूज कर सकते हैं। तो पहली बात, फिर क्या करते हैं, उदाहरण के लिए सोन मछली, कौन सी मछली, सोन मछली, या गोल्ड फिश, कैसी होती है, गोल्ड फिश। या फिर बात करें परी मछली, कौन सी मछली, परी मछली, यानी एंजल फिश, कैसी मछली, एंजल फिश। या फिर क्या बात करते हैं, मैंकोफोस, क्या बात है, मैंकोफोस। तो अरे इसमें मैंकोफोस लिखा हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोपोडस। हाँ ये मैक्रोपोडस है, मैंकोफोस नहीं होता, मैक्रोपोडस। फिर बात करते हैं ट्राइकोगैस्टर, क्या है, ट्राइकोगैस्टर, ये ट्राइकोकास्टर, ये गैस्ट्रो होता है, कास्टर थोड़ी होता है, गास्टर, ट्राइकोगास्टर। आई नहीं आई बात समझ में, ठीक है।
फिर आता है वैज्ञानिक मूल्य क्या होता है। वैज्ञानिक वाला चलो देखते हैं, इसको देखते हैं क्या बोलता है नालायक थोड़ा सा। वैज्ञानिक, कुछ फेफड़ों वाली मछलियां जिनमें लंग्स होते हैं का वितरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। यानी कि उसको क्या कर सकते हैं, उनसे कुछ दवाई वगैरह बना सकते हैं। रोजगार में, तालाबों में मछली पालना व पकड़ना ग्रामीण लोगों का रोजगार प्रदान करता है। कहता है कि मछली पकड़ पकड़ के पैसे कमाता है, आय का स्रोत भी बन सकता है। क्या होता है, मछली का पालना पश्चात उसका निर्यात किया जा सकता है, वो उसमें राष्ट्रीय आय की वृद्धि भी हो सकती है। तो भाई इनको याद रख लेना अच्छे से। मुझे लग रहा है लास्ट स्लाइड थी। हाँ, तो भाई अपने किस किस के अंदर कर सकते हैं। सबसे पहला भोजन के रूप में कर सकते हैं। फिर भोजन के बाद, भोजन के बाद क्या था? हम्म? हाँ, सबसे पहले था भोजन के रूप में, फिर दूसरा था तेल निकालने के, फिर था चूर्ण बनाने के, फिर था खाद बनाने के, फिर क्या था, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए, फिर था सौंदर्यता के लिए। ठीक है, एक बार और देखते हैं। सबसे पहला क्या था, खाने में, फिर तेल निकालने के लिए, फिर तेल निकालने के बाद अपने बात करें तो चूर्ण बनाने में, चूर्ण बनाने के बाद में क्या था, चूर्ण बनाने के बाद मच्छरों को कंट्रोल या खाद बनाने में, या फिर सौंदर्य में, या फिर लास्ट था अपना इसमें वैज्ञानिक मूल्य, रोजगार मूल्य और आय के अंदर भी क्या थे, बहुत सारे स्रोत थे। तो मिलते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, किसमें, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अपन ने क्या कर दिए, 3-4 चैप्टर हो गए जो कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से अपने सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कुछ ठीक लगे तो अपने देखते रहो, ठीक ना लगे तो रहने दो, कोई भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है।